सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दिल से, जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मेरी स्टोरी को पसंद किया। मैंने अपनी स्टोरी ख़त्म की थी कि मैं जामनगर होटल में पहुंच गया। आज हम स्टोरी चालू करेंगे कि इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। इंटरव्यू के बाद सैफ और जीएम आए और उन्होंने मुझे बुलाया 5 मिनट के बाद। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी होटल चालू होने में टाइम है, होटल चालू होने से 10 दिन पहले या 1 महीना पहले हम आपको बताएंगे, तब आपसे ज्वाइन कराएंगे, तो आप अभी जा सकते हैं। तब मैं वहाँ से निकला, फिर मैं विजय भाई को मिला कि भाई मैं जा रहा हूँ, और विजय भाई का हो गया था, उन्होंने उससे ज्वाइन करा लिया था। उन्होंने बोला कि अभी एक एक स्टाफ रख रहे हैं, बाद में दूसरा स्टाफ रखेंगे तब आपको बुलाएंगे। मैं बोला सर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं खोने के लिए। मैं तो नौकरी कर ही रहा था बेकरी में, अपने मैदा उड़ा रहा था, खुश था अपनी ज़िंदगी में। मुझे पता नहीं था होटल इंडस्ट्री के बारे में, ये मेरे लिए एक नया चैलेंज था। तो मैं वापस आ गया बड़ौदे, अपना काम करने लगा, जैसे कि अपनी रोज़ की ज़िंदगी थी बेकरी में करने लगा। एक दिन मेरे पास विजय भाई का फ़ोन आया कि आलम तू यहाँ आके ज्वाइन कर ले। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? उसने बोला हाँ मेरी सैफ से बात हो गई है, मैं तेरी सैफ से भी बात करा। सैफ से मेरी बात हुई, सैफ ने बोला आप ऐसा है 1 मई को यहाँ ज्वाइन करो। मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने कपड़े खरीदे 2-4 जोड़ी और मैं बस में पहुँच गया सीधा जामनगर। 1 तारीख को मैं जामनगर पहुँच गया, मई 1, संडे था उस दिन। मैं जैसे सैफ से मिला, सैफ ने बोला ऐसा है आज आप छुट्टी करो, लेकिन आपकी तनख्वाह आज से चालू है और आप बायोडाटा बना लो। अब मुझे तो बायोडाटा पता ही नहीं किस बला का नाम होता है, मेरे लिए तो ये एक बड़ी बला हो गई। मैंने विजय भाई को बोला यार विजय भाई ये बायोडाटा मांग रहे हैं, ये क्या होता है? विजय भाई ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरा बनवा देता हूँ। उसने फिर एक लड़के को बुलाया फ्रंट ऑफिस वाले को, उसने बायोडाटा बना दिया। मुझसे पूछा क्या नाम है, किस क्या गांव है, ये सारी चीज़ें पूछ के फिर उसने मुझसे पूछा उम्र। मैं बोला यार इतनी है, मुझे पक्का नहीं पता है। फिर उसने अपने हिसाब से मुझे 18 साल का बना के खड़ा कर दिया कि ये लो तुम्हारा बायोडाटा बन गया। और मुझे दोबारा बुलाया क्यों, वो भी आपको पहले बता दूं, नहीं तो फिर हम आगे निकल जाएंगे और ये चीज़ रह जाएगी। क्योंकि होटल सिटी से 22 किलोमीटर दूर था, जामनगर शहर से होटल 22 किलोमीटर दूर था, जंगल में। मतलब आजू बाजू कुछ नहीं था वहाँ। अगर आपने एक साबुन भी लेना है तो आपने कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलना है। इस वजह से वहाँ लोग टिकते नहीं थे। कम से कम वो लोग 1 साल से स्टाफिंग कर रहे थे और स्टाफ पूरा नहीं हो पाया था, और होटल भी बना नहीं था। लेकिन लोग आते थे, 2 महीना रहते थे, भाग जाते थे। इस वजह से विजय भाई का भी वहाँ काम में मन नहीं लगा, वो भी वापस आने वाला था बड़ौदा। इसलिए शेफ ने उससे बोला कि जो तेरे साथ लड़का आया था तो उससे बुला दे, तू जा रहा है तो। इसलिए मुझे दोबारा वहाँ बुलाया, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलनी होती है वो मिली जाती है। उसकी प्लानिंग अल्लाह ताला करता है, वो आप उस पर छोड़ दें, बस हमने काम करना है। मुझे इस वजह से मौका मिल गया क्योंकि वो होटल जंगल में था, नहीं तो इतने बड़े बड़े शेफ़ जीएम अभय भार्गव, शेफ़ संजय सिंह सिंघायत, इतने बड़े शेफ़ थे, इनके साथ मुझे कहाँ मौका मिलने वाला था। लेकिन प्लानिंग अल्लाह की थी तो मुझे मिल गया। लेकिन इस मौके का मैंने ऐसा फ़ायदा उठाया, मतलब फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ सीखने वाली थी, हर चीज़ नई थी, एक अलग दुनिया थी वो। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग, कपड़े, कोट, ये वो सब नया था। अब पहुंच गया होटल में, ज्वाइनिंग कर ली। होटल चालू नहीं हुआ था, अपने कपड़ों में जाते थे और मीटिंगें होती थी बस। शेफ डेली हमारी एक मीटिंग लेता था, हमें होटल के बारे में बताता था कि कॉर्पोरेट कौन है हमारे, उनके आपको नाम याद होना चाहिए, कॉर्पोरेट शेफ कौन है, तेल में आग लग गई तो आपने कैसे बुझानी है, बिल्डिंग में आग लगी अगर आप ऊपर हैं तो आपने नीचे कैसे आना है, लिफ्ट से नहीं आना है, सीढ़ियों से आना है, हर चीज़ बताता था। अगर किचन में आग लगी बिजली के चीज़ में तो आपने क्या करना है, गैस में आग लगी तो कहाँ से बंद करना है, मतलब सारी डिटेल। बाल कैसे रखना है, छोटे बाल होना चाहिए, टोपी जो हम पहनते हैं उससे बाहर बाल ना हो, टोपी पहनने का मतलब क्या है, स्कार्फ पहनते हैं उसका मतलब क्या है, जूते क्यों पहनते हैं हम किचन में और जूते कैसे पहनना चाहिए, वो हर चीज़। नाखून कितने बड़े होना चाहिए, गेस्ट के सामने कैसे खड़ा होना है, लोगों के सामने कैसे खड़ा होना है, मीटिंग में कैसे खड़ा होना है, हर चीज़ शेफ ने हमें सिखाई होटल चालू होने से पहले। और वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जैसे तंदूर के शेफ़, इंडियन के शेफ़, काउंटी के शेफ़,
तो जो तंदूर के शेफ थे वो बहुत सीनियर थे, तो हम उनके साथ शाम को गार्डन में बैठते थे, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते थे कि हमने वहाँ ऐसे काम किया, वहाँ हमने ये डिश को ऐसा नाम दिया। एक उनकी बहुत ही फेवरेट डिश उन्होंने मुझे नाम बताया था, चिकन भुजिया। कमाल की डिश थी वो, उन्होंने मुझे मुँह से सिखाई थी, लेकिन उसका टेस्ट मैंने डेवलप किया, मतलब मैंने अपने हिसाब से सोच के उस डिश को बनाया। फिर उन्होंने मुँह से सिखाया था, मैं भी सीख गया, लेकिन उसे बताया मैंने। कभी फ्यूचर में आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगा, और वो डिश का चिकन भुजिया नाम क्यों है वो भी बताऊंगा। ऐसे कई चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई थी। तंदूर को कैसे सुखाते हैं, कैसे मसाला लगाते हैं, कैसे गाड़ते हैं। फिर उन्होंने जो सबसे ज़रूरी बात बताई थी वो ये थी कि आप जब भी किचन में खड़े होते हो या कहीं भी ड्यूटी में होते हो और आपस में जो बात करते हो ना, वो काम की बात किया करो, फालतू बातें मत किया करो। एक दूसरे से खाने के बारे में पूछा करो कि ये चीज़ कैसे बनती है, वो चीज़ का क्या मतलब है, गोवन फिश करी क्या है, मटन भिंडालू क्या है। वो मतलब ऐसे ज्ञान की बातें बताते थे। जो उनसे मैंने काम सिखाया ना वो परफेक्ट था। मतलब उन्हें मैंने जो काम करते देखा, वो जब भी कोई कबाब बनाते थे उसको पहले मैरिनेट करते थे। ये उनकी एक कला थी। धीरे धीरे तैयारी हो गई, किचन सेट हो गया और ओपनिंग की पार्टी की तैयारी में लग गए हम लोग। हम तो बेकरी वाले थे, मुझे तो बेकरी का ब्रेड, कुकीज़, नान खटाई, बिस्किट, क्रीम रोल ये सब आता था। डेजर्ट क्या भला है मुझे पता नहीं था। शेफ़ ने बोला तू डेजर्ट बना लेता है? मैं बोला शेफ़ डेजर्ट बनाना तो छोड़ो, मैं नाम ही आज सुना है। शेफ़ ने बोला मैं बताऊंगा वैसे बना लेगा? मैं बोला जैसा आप बताओगे बना तो मैं उससे अच्छा दूंगा। फिर मेरे साथ एक लड़का भी होता था बेकरी का, वो काफ़ी सीनियर था। उस बंदे ने मुझे हर चीज़ सिखाई, मतलब कैसे रहना है, कैसे किससे बात करना है, कैसे कपड़े पहनना है और खाना क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ उसने मुझे खाना सिखाया कि तूने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। उसने मुझे सिखाया कि तूने एक बोनचैना बॉल लेना है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालना है, हनी, कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क और बनाना या एप्पल। बोले ये नाश्ता तूने करना है, तूने छोले भटूरे, पूरी भाजी, पराठे ये सब नहीं खाना है। उस इंसान ने मुझे खाना सिखाया कि मैंने क्या खाना है, कैसे खाना है। मैं दिल से उससे मानता हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान था। रमेश नाम था उसका, मतलब बता नहीं सकता। तो मैं खाना भी सीख गया। फिर होटल चालू होने से पहले हमें यूनिफॉर्म मिला। यूनिफॉर्म की जो खुशी थी वो कमाल थी। मतलब शेफ कोट मिल गया, पैंट मिल गया, जूते मिल गए कंपनी के, स्कार्फ मिल गया, एप्रन मिल गई। मतलब मेरे लिए सब नया था, जादू था। जो इंसान नंगे पैर बेकरी में काम करता था उसे जूते पहन के काम करने में कितना मज़ा आ रहा होगा, आप सोच के देखो। मतलब मैं नंगे पैर एक हाफ पैंट पहन के, एक सैंडो बनियानी पहन के काम करता था बेकरी में। अब मुझे अचानक से ये सारी चीज़ें मिल गई। शेफ कोट मिल गया, टोपी मिल गई। ओहो क्या चीज़ था वो, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको। फिर बातें करते थे सब शेफ़ लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ। इंदौर से ज़्यादा शेफ़ आए थे, रावत शेफ़ थे इंडियन के। उन्हें देख के बहुत इम्प्रेशन मिलता था, मतलब बहुत सीखने को मिलता था। उनका जो चलने का स्टाइल था, काम कराने का तरीका, मतलब वो थे तो कौमी बन, लेकिन उनका पावर सेम सू शेफ़ जैसा था। क्योंकि हमारे शेफ़ के बाद ना तो हमारे किचन में CDP था, ना कोई सू शेफ़ था, तो कौमी बनी वो सारा सिस्टम देखते थे। तो जो मेरा जो सपना था वो कौमी बन बनने का था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊं, या CDP तो पता ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि था नहीं। तो रावत शेफ़ को देख के दिल में ख्याल आता था कि यार मैं कब कौमी बन बनूंगा, क्योंकि उनके पावर था। उन्होंने बोला चलो सब्जी आ गई, सारे लोग वहाँ खड़े हैं। उन्होंने बोला चलो ये फ्रिज उठाना है, सारे लोग वहाँ खड़े हैं। उन्होंने बोला बुफे उठाना है, सारे लोग वहाँ खड़े हैं। तो यार लगता था यार मैं कब बनूंगा कौमी बन। बस ये सपना था, शेफ़ बनने का कभी सपना नहीं था, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता था कि मैं क्या हूँ। लोग बोलते थे पढ़े लिखे शेफ़ बनते हैं, पढ़े लिखे शेफ़ बनते हैं, ये दिमाग में डाल दिया था। तो मेरे दिमाग में भी ये धीरे धीरे आने लगी थी। लेकिन जो रमेश था मेरा भाई था वो मेरा, उसने बोला तू फिक्र मत कर, तू पढ़ा कर। उसने मुझे एक बुक भी ला के दिया कि ABCD पढ़ा कर। उसने मुझे जूलियन, डायमंड, क्यूब, जूलियन कितना मोटा होता है 3 mm का, क्या क्या सब कुछ उसने मुझे सिखाया। सारी चीज़ें उसने मुझे एक एक करके सिखाई, बहुत ही प्यार से। उसने मुझे बोला तू पेपर पढ़ा कर, कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में, हर चीज़ हम सीख सकते हैं। लेकिन मुझे तो सीखना था, मैं गया ही इसलिए था, मतलब ये अल्लाह की प्लानिंग थी।
फिर जो होटल की जो ओपनिंग की पार्टी थी ना, वो 800 बंदों की थी। सब उसकी तैयारी में लग गए। हमने भी डेजर्ट बना दिया है। डेजर्ट अपने को पता नहीं था, उसने मुझे सिखाया था फ्रूट कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड और मूस सूफले, ये हमने बना दिया। हमारे 5 डेजर्ट थे कुछ, और हलवा, खीर, ये भी सब हमने अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि हमें तो सीखना था और हम 2 लोग थे और इंडियन में सिर्फ 3 लोग थे। हलवाई था नहीं हमारे यहाँ, तो ये बोझ भी हमारे कंधों पे था। लेकिन ये हमको बोझ नहीं लगता था, हमें बहुत खुशी मिलती थी कि यार हम कुछ और भी सीख रहे हैं साथ में, क्योंकि हमने तो सीखना ही था। उसके बाद हम इंडियन में चले जाते थे। वो मुझे मना भी करता था, बोले तू क्यों जाता है वहाँ, तू यहाँ बेकरी में रहा कर। मैं बोला साहब कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था जामनगर, तो मुझे सुनील साहब ने बोल दिया था कि तू जा रहा है तो थोड़ा इंडियन में और तंदूर में भी ध्यान देना। तो वो मेरे दिमाग में ना घुस गया था एकदम कि यार सुनील साहब ने बोला तो इसका कुछ मतलब होगा, मैंने ये भी सीखना है। तो तैयारी हो रही थी। तो सबसे पहले क्या था, हमने 2 बोरी प्याज काटना था स्लाइस। मुझे स्लाइस पता नहीं था, छीलना था। उसके बाद काटना था ब्राउन ओनियन के लिए, क्योंकि वो जो रावत शेफ़ हैं और वो इंडियन की टीम थी, वो इंदौर सयाजी से आई थी। वो बहुत बड़ा होटल था, तो उनके दिमाग में ऐसा था कि यहाँ भी ऐसे ही चलेगा होटल। तो हमने 2 बोरी प्याज छीलने लगे, सारे टीम मिल गए। और चाकू, आपस में बात करते ना, कोई बोलता था यार वो शेफ था, वो इतना बड़ा चाकू चलाता था, वो चापर से प्याज काटता था, उससे क्या है वजन आता है, अच्छी प्याज कटती है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो मैं सोचा यार मैंने भी बड़े चाकू से ही प्याज काटना, क्योंकि मैंने भी अच्छा ही करना है, ख़राब तो करना ही नहीं। तो मैं बड़ा चाकू लिया, मैंने जो प्याज काटना स्टार्ट किया सेम उनके जैसे स्पीड में। दूसरी प्याज में तो मेरा नाखून उड़ गया, ये इतना आधा नाखून उड़ गया अलग। ओहो, मैंने हल्दी लगाई, बैंडेड लगाया। उन्होंने सोचा मैं डर गया, लेकिन मैं कहाँ डरने वाला, मैं तो सबको बोलता हूँ डरना नहीं है। मैं फिर चालू हो गया, लेकिन स्पीड वही हुई, स्पीड कम नहीं हुई। मैं इसलिए काम सीख गया क्योंकि मैंने स्पीड कम नहीं की, उसी स्पीड में लग गया। मुझे तो पहली बार पता चला कि ऐसे प्याज काटने को स्लाइस बोलते हैं। फिर हमने 2 बोरी प्याज फ्राई करके रखा, ब्राउन ओनियन स्टोक कर लेते थे, क्योंकि उससे ग्रेवी भी बनाते थे। उसके बाद पेड़े मुझे मारना आते थे, क्योंकि मैं बेकरी में काम किया है, तो वहाँ बर्गर, पाव ये सब बनाते रहते हैं। तो मेरा जो पेड़े मारने की स्टाइल थी ना, वो सेम थी, डिट्टो। मतलब मैं अगर 100 पेड़े मारूंगा तो एक जैसे होंगे, क्योंकि मैं पाव बनाता था बेकरी में। वो तंदूर वाले परेशान हो गए कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो कल आया, इसके दाढ़ी मूछ भी अभी निकली नहीं है, बच्चा ये पेड़ा मार लेता है। तो मैं बोला साहब मैं बेकरी में पाव बनाता था। तो उनको बहुत हेल्प होती थी, उन्हें अच्छा लगता था मैं, क्योंकि आटा गूंद देता था, मेरी स्पीड बहुत थी आटा गूंदने की, और पेड़े मार देता था। तो वो मुझे रोटी लगाने देते थे। नहीं तो पहले के जो शेफ़ थे ना, वो आपको तंदूर पे चढ़ने नहीं देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है ना, पहले जो तंदूर है ना गाड़ते थे, मतलब चारों तरफ टाइल्स लगाई, दीवार लगाई, फिर गाड़ते थे। अभी क्या है, स्टील के तंदूर मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तंदूर एक जगह पे सेट कर देते थे बस, तो वो छूने नहीं देते थे आपको, क्योंकि आप नहीं होते ना, तो आप ऐसे सीधा सीख मारते ना तो तंदूर टूट जाता है। तो वो मुझे मना नहीं करते थे, क्योंकि मैं उनके लिए पेड़े मारता था, तो वो मुझे रोटी लगाने देते थे। तो रोटी लगाने का आपको बताऊं, तंदूर इतना ज़्यादा गर्म होता था ना, मैं एक रोटी लगाता था, दूसरी रोटी तब तक जो पहले रोटी लगाई है वो तैयार हो जाती थी, और मेरे ये सारे बाल जल गए थे, एक हाथ में बाल ही नहीं थे, बड़ा परेशानी। फिर जो हमारा शेफ़ था वो 10 रोटी 12 रोटी लगा लेता था। तो मैं बोला शेफ़ कैसे, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे मारते हैं और जल्दी जल्दी किया कर तू। तो मैं ऐसे ही सीखने लगा। फिर मैं बेकरी में काम करता था, फिर रूमाली के बारे में पता चला। हमारे दर्शन सिंह शेफ़ थे, वो बताते थे कि रूमाली ऐसे बनाते हैं, लेकिन कभी बनते नहीं देखी थी, क्यों झूठ बोलना है। तो बिना बने हुए रूमाली देखे मैं रूमाली घुमाना सीख गया था, लेकिन पकाना आज भी नहीं सीखा था। मैं डेली 1 किलो मैदा लगाता था। मेरा जो एग्जी शेफ़ था वो भी बहुत अच्छा था, उसने मुझे कभी मना नहीं किया। उसने बोला तू सिखा कर। उसने जब मेरी चाहत देखी काम की, तो मैंने 1 किलो मैदा लेना, उसमें दूध डालना, 2 अंडे, 2 केले, गूंदना, 16 पेड़े मारना एकदम बढ़िया। फिर शेफ़ लोग बताते थे कि ये ठंडा होता है ना तब ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने सुबह आके पहले मैदा गूंद के पेड़े मार के रख देना फ्रिज में अपने बेकरी में। बेकरी की हाइट बहुत थी। फिर नाश्ता वास्ता करके मैंने रूमाली 16 पेड़े घुमाना है, 32 बार, एक पेड़ा 2 बार, और पूरी बेकरी में मैदा मैदा। जब रमेश शेफ़ ने आना है, बोले आज तूने फिर रुमाली बनाई। मैं बोला क्या करूं शेफ़, मैं पागल हूँ, सीखना है मैंने। ओहो, बोले तू ऐसे पागल वाले काम मत किया कर। फिर उसने पूरा बेकरी साफ़ करवाना, फिर हमने साफ़ करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहाँ हमारे पास ना प्लेटिना मिक्सर नहीं थी,
जामनगर में। सब कुछ होने के बाद, इतना बड़ा होटल होने के बाद मशीन नहीं थी, तो हम वहाँ स्पॉन्ज हाथ से बनाते थे। तो मैंने कभी भी रमेश शेफ को स्पॉन्ज बनाने नहीं दिया, मैंने खुद बनाया। मैं 30 अंडे तोड़ता था और हाथ से स्पॉन्ज बनाता था, घट 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 घट। क्योंकि मैं जहाँ से आया था वो मेहनत के आगे ये मेहनत कुछ नहीं थी। मतलब खेल लगता था कि यार 30 अंडे का स्पॉन्ज क्या है, मैं फटाक से उठा दूंगा। जान थी बॉडी में, नया नया खून था, तो मैं फटाक से 20 मिनट में स्पॉन्ज बना के तैयार कर देता था, वो खुश। फिर हमारे जो शेफ़ थे शुरू में ओपनिंग में संजय सिंह सिंगायत, उनका ट्रांसफ़र हो गया, नए शेफ़ आ गए हमारे सतीश लिंगायत, मुंबई से, सरोवर से ही आए थे। जब हमारे नए शेफ़ आए सतीश लिंगायत, तो उन्होंने मुझे लिंजर टार्ट की रेसिपी दी, क्वीन पुडिंग की रेसिपी दी, बहुत सारी रेसिपी दी। तो मेरी एक ख़ास बात है, आप इसको अल्लाह की देन बोल सकते हैं कि आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं डिट्टो बना दूंगा, उससे अच्छा भी कर सकता हूँ, मतलब ख़राब नहीं होगा। ये एक क्वालिटी है। तो वो बहुत खुश हुए लिंजर टार्ट देख के, बोले यार तूने तो डिट्टो बना दिया। और मुंबई सरोवर से आए थे, मतलब उन्हें तो बहुत ही खुशी हुई। तो ऐसे ही चलने लगा। जो दर्शन सिंह साहब थे तंदूर के, वो चले गए और कहीं उनको नौकरी मिल गई। तंदूर में एक बंदा बचा। अब एक बंदा बचा, तो एक बंदे ने 1 महीना काम कर लिया, अब उसको छुट्टी भी चाहिए। तो शेफ़ ने मुझे बुलाया, बोले आलम तू कर लेगा तंदूर में? मैं बोला शेफ़ अगर आप मौका देंगे तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कर, तू इसको छुट्टी दे दे मंडे या ट्यूसडे को, तू 1 दिन तंदूर में काम कर लिया कर हफ्ते में। तो मैं तो इतना खुश हो गया कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि यार मुझे शेफ़ ने अप्रोच किया, मतलब तंदूर में 1 दिन काम करने के लिए। इससे बड़ी बात क्या है? मेरा एक ही मानना है कि आप जब भी कोई काम करो तो आपके सीनियर को पता हो, बस आपने बताना नहीं है, या फिर आपको उसके पैसे मिले या आपका नाम हो। मेरा यही फंडा है। तो मेरा तो नाम हो गया कि खुर्शीद आलम तंदूर वाले शेफ़ को छुट्टी दे रहा है, और कितनी खुशी की बात थी। मैं बोला ठीक है शेफ़। बोला तूने कुछ नहीं करना है, बस स्टाफ को रोटी दे देना, बाकी देख लेंगे। मैंने सुबह 10 बजे ही आ गया, 11 बजे आने के बजाय। मैंने पेड़े मारे, फटाफट स्टाफ की रोटी लगा दी, मैं तो खुश। मेरा वो बेकरी का शेफ़ बोलता है तूने क्यों पंगा लेता है तू फालतू फालतू? मैं बोला शेफ़ क्या करना है, मैं तो यहाँ काम सीखने ही आया हूँ, मेरा नाम हो रहा है, मुझे शेफ़ ने बोला ऐसा, तो कितनी खुशी की बात है। फिर 1-2 महीने हो गया ऐसे ही चला। फिर एक दूसरा शेफ़ आ गया तंदूर में, वो भी मस्त। फिर उसको मैंने क्या करना, एसी में बिठाना बेकरी में। और मैं बोला मैं शेफ़ तंदूरी चिकन बनाऊँ, वो बोला जा तू बना। मैंने किचन में आके तंदूरी चिकन बनाना, वहीं पर शेफ़ को टेस्ट करा देना, शेफ़ बोला ओके है, और फिर जाके बेकरी में जाना। फिर उसने मुझे बताया कि नान में कैसे फटका मारना है। बोले बहुत ईजी है, ऐसे किया बस। बोले जब आप ऐसे बनाते ना, जहाँ से ऐसे मार दोगे ना वहीं से लंबा हो जाता है, इतनी टेंशन नहीं लेना। उस इंसान ने मुझे नान में फटका मारना सिखाया। फिर मैं चाइनीज़ देखता था, क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज़ ही सीखने वाली थी ना। चाइनीज़ देखता था, जो राइस उलाते थे वो। और मैं बोला यार ये मैंने कब सीखना। फिर मेरी एक बार नाइट लग गई। शेफ़ ने बोला आलम ऐसा कर, मुझे सब आलम बोलते हैं क्योंकि मेरा नाम खुर्शीद आलम है, तो खुर्शीद लोगों ने हटा दिया। होटल इंडस्ट्री में आने के बाद सिर्फ आलम रह गया। बोले आलम ऐसा कर, तू 15 दिन नाइट कर ले, बस आके सोना और कुछ नहीं करना है। मैं बोला सोना क्यों है, शेफ़ ड्यूटी है। बोले नहीं कर ले। उसने सोचा मैं मना करूँगा, लेकिन मैंने क्यों मना करना था, मुझे तो सब कुछ ही जानना था। मैं बोला मैं करूँगा। शेफ़ ने मेरी ड्यूटी लगा दी नाइट में। बोले कभी सैंडविच एनर्जी का ऑर्डर आएगा तो तू दे देना। अब जैसे ही नाइट लगी, मेरे दिमाग में कीड़ा काटा कि मैंने राइस बनाना है, फ्राइड राइस। मैं लग गया, दे उलाया उलाओ, ऐसे उछाले। मैंने 1-2-3 दिन राइस ही बना के खाए, और मैं राइस उछालना सीख गया, कढ़ाई हिलाना। फिर शेफ़ ने मुझे देखा मेरा इंटरेस्ट, तो मुझे एक दिन बोले कुछ नहीं है चाइनीज़ में, बस जिंजर गार्लिक का ध्यान रखना है, बाकी मसाले 4 होते हैं। उसने मुझे ऐसे बताया, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ में कला होती है। मैं मानता हूँ जैसे चाय बनाते ना, चाय में भी एक कला है, आपको अच्छी आना चाहिए सबसे। फिर ऐसे ही चलता रहा। हमने थोड़ा बहुत इंडियन की ग्रेवी का भी नॉलेज हो गया, थोड़ा हलवा बनाना सीख गया था, गाजर का हलवा, बीट हलवा, सारे हलवे, लौकी का हलवा, खीर, सिमई, ये सारी चीज़ें सीख ली। रायते फैते बना लेते थे। रायता बनाने में भी बहुत बड़ा काम लगता था कि यार हमने रायता बनाया, मतलब सारी चीज़ें सीखने लग गए थे थोड़ी थोड़ी। और फिर क्या हुआ, लोग है ना बात करते थे, हम काम करते करते बोलते यार यहाँ कुछ होता नहीं है, स्टाफ की पार्टी नहीं होती। वहाँ सियाजी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता था, ये होता था, तो अपने को तो कुछ पता नहीं था। हम सोचते थे अच्छा ऐसा होता है। फिर 6 महीने बाद हमारे यहाँ भी पहली बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड का वो हुआ,
कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा। अच्छा, मैं बोला ये तो बहुत बड़ी की बात है। फिर वो पहला एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मुझे मिला, मतलब नोटिस बोर्ड में मैंने देखा कि मेरा नाम। ओहो, खुशी का ठिकाना नहीं। मतलब जिसको उस चीज़ का पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है या ऐसा कोई अवार्ड होता है और उसको वो अवार्ड मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है। पूरे किचन में, पूरे होटल में मैं तो ऐसे चल रहा हूँ। खुर्शीद आलम को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, वो भी पहली बार होटल में हुआ है। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं नया था, नहीं तो मैंने किसी से कुछ बोलना है, तो इस चीज़ में भी मुझे एक पॉइंट मिला। दूसरी बात, मैं बेकरी से था तो मेरे कपड़े साफ़ रहते थे, तो ये भी मेरा एक अच्छा रीज़न था। और काम तो मैं करता ही था। शेफ़ देखता था कि ये बंदा बेकरी में भी काम करता है, टाइम मिलता है तो तंदूर में काम करता है, बैठता नहीं है। इस वजह से शेफ़ ने मेरा नाम दिया और सबने मान भी ली, क्योंकि हर सीनियर से हमने गुड मॉर्निंग बोलना है, हमको ये सिखाया था। हमारे लिए शेफ़ की बात पत्थर की लकीर थी। तो मेरी जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं था कि कितनी खुशी थी कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। वो सर्टिफिकेट आज भी मैंने लेमिनेशन करा के रखा है। जितनी चीज़ें मुझे होटल से मिली हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़, वो मैंने सब संभाल के रखी है। यहाँ तक कि जो हमारे स्टाफ का जो पहला नाम था सैलरी का, कि हमारे किचन में कौन कौन सा स्टाफ है, वो भी है मेरे पास आज भी। 99 से आज भी वो मैंने संभाल के रखना है। मतलब ऐसी खुशी थी चीज़ें संभालने की कि यार मैं होटल में काम कर रहा हूँ, मतलब बता नहीं सकता। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि मैं होटल में काम करता हूँ। फिर मैं जब बड़ौदा आया तो बड़ौदा में कई मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे मुझे छेड़ा, बोले होटल में काम करता है। मैं बोला हाँ, क्या करता है? खाना बनाता है। मतलब होटल में आप बेकरी में भी काम करते हो तो उनके लिए खाना बनाना था, और उनकी नज़रों में खाना बनाना मतलब गलत काम। बोले खाना बनाता है? मैं बोला हाँ। बोले अच्छा, तो वहाँ सूअर का गोश्त भी बनता होगा? ओहो। मैं बोला हम गुजरात में काम करते हैं और हमारा होटल उतना बड़ा नहीं है जहाँ सूअर का मांस या फिर गाय का मांस ऐसा सब हमारे होटल में नहीं बनता है। बोले अच्छा। मैं बोला एक बात है, बनता नहीं है सूअर का गोश्त मेरे होटल में। अगर बनता होता तो मैं बनाता, क्योंकि मैं शेफ़ हूँ। मेरे लिए काम सबसे ऊपर है। मैंने आज भी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों से भी ज़्यादा ऊपर काम को रखा है, इसलिए मैं शेफ़ बना हूँ आज। तो मैं बोला अगर बनता नहीं है, अगर बनता होता ना तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि दिस इज़ माई वर्क। मेरा काम है ये, मेरे काम ही मुझे मेरी पहचान दिलाएगा। तो मैंने उनको ऐसा जवाब दिया। मतलब उनके लिए खाना बनाना एक बहुत ही बुरा काम था। इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भरगैन का शेफ़ रखा है, ताकि लोगों को पता चले कि खाना बनाना बुरा काम नहीं है। खाना बनाने से भी आप यहाँ पहुँच सकते हो, पैसे कमा सकते हो, आपका नाम हो सकता है। मेरे जो चैनल है उसका भरगैन का शेफ़ नाम रखने का रीज़न यही है कि भरगैन जो कस्बा है, उस कस्बे का इंसान भी खाना बना सकता है और अपना नाम कमा सकता है और एक जगह बना सकता है। तो ये हो गया, चलता गया। फिर शेफ़ का हमारे ट्रांसफ़र हो गया केरला। तो शेफ़ के साथ और कई बंदे थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया केरला में, और मेरा नहीं हुआ। उस दिन पता चला कि निकम्मे लोगों का ट्रांसफ़र होता है, जो ज़्यादा काम करते हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। शायद मुझे ऐसा लगा, और कई लोगों ने भी बोला, और अपना ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब हम टेंशन में, क्योंकि हमने तो शेफ़ के साथ जाना था, हमने आगे भी बढ़ना था। शेफ़ केरला पहुंच गया। 10-15 दिन बाद शेफ़ का फ़ोन आया, बोले आलम ऐसा कर, तू रिज़ाइन दे दे और यहाँ आ जा मेरे पास। ये सुन के मैं टेंशन में, मैंने क्या करना है। और एक मेरे साथ में साउथ इंडियन शेफ़ था मुर्गन सेठी, उसको भी ऐसा बोला। उसका भी बहुत अच्छा काम था, कमाल था उसका भी काम। तो हमने और अन्ना ने बात की, बोले शेफ़ ने ऐसे ऐसे बोला है, क्या करें? तो बोले चलो शेफ़ ने बोला है तो चलते हैं। अब हमने रिज़ाइन दे दिया। अब जीएम ने हमें बुला लिया, बोले तुमने रिज़ाइन क्यों दिया? मैं बोला सर ऐसा है, हम जा रहे हैं बड़ौदा हॉलीडे इन होटल में, हमारी नौकरी हो गई है। जीएम ने बोला नहीं, बताओ सैलरी कितनी है, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि तंदूर में भी काम कर लेता है, तो उनका एक ही लड़का रखने से काम चल रहा था। लेकिन मैंने बोला सर सैलरी की कोई बात नहीं है, आप जो पैसे दे रहे हैं वो ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन वो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में होटल है, थोड़ी दूर पे मैं साइकिल से आ जा सकता हूँ घर पे, और मैंने आगे भी बढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ रिज़ाइन दे रहा हूँ, पैसों की कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला अच्छा। मैं बोला जी सर, पैसे तो आप ही बहुत दे रहे हैं, इतने बड़े होटल में काम मिला, ये कौन सी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो मान गए। तो उन्होंने बोला 1 महीने का टाइम दे दे और एक बंदा लिया अपने बदले, ताकि वो
ये जो तू काम करता है वो संभाल सके। अब मैंने सोचा, फिर मेरा छोटा भाई है वो वहाँ केक शॉप में लग चुका था, जितना मैं काम जानता था उतना वो सीख चुका था वहाँ केक शॉप में। मैंने उसे बुला लिया। अब मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे इंडस्ट्री में आ गया। अब मैं और वो 10 दिन या 15 दिन साथ में थे, या 1 हफ्ता शायद, मुझे ध्यान नहीं है। तो हमने साथ में 1 हफ्ता काम किया। मैंने उसे बताया कि देख मैं क्या करता हूँ बेकरी में, ये बनाता हूँ, ये डेजर्ट होता है। केक बनाना उसे आता था। ये डेजर्ट होता है, ये कस्टर्ड होता है, यहाँ मशीन नहीं है, स्पॉन्ज हम हाथ से बनाते हैं, अब तू हाथ से स्पॉन्ज बना। अब वो हाथ से स्पॉन्ज बनाने लगा बनाने लगा, पसीने, घबरा गया वो। फिर उसमें जब मैदा डालते हैं ना अंडे फेंटने के बाद, उसने बोला मैदा डाल, मैं मिलाता हूँ। मैं बोला देख अभी तो मैं हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं नहीं रहूँगा, तो तू कैसे डालेगा, खुद डाल। अब वो रोने लगा, बोले तूने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया ऐसे परेशान करने के लिए? मैं बोला परेशान करने के लिए नहीं, तुझे बताने के लिए। अगर मैं कल चला गया तो कौन डालेगा मैदा, अपने आप डाल। अब वो रोया, लेकिन मैंने उसे समझाया, मैं बोला रोने की बात नहीं है, काम है, काम में कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। फिर उसको मैंने बताया कि ऐसे एक हाथ से मैदा पकड़ और ऐसे डाल और ऐसे मिला धीरे धीरे। फिर वो मान गया, बोले मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तूने ऐसे कर रहा है मेरे साथ। मैं बोला जानी बात नहीं, देख मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये तकलीफ़ें झेली हैं। कल को मैं चला जाऊंगा तो तेरी कौन हेल्प करेगा? वहाँ से कोई नहीं आया तो तुझे अकेले भी करने का मालूम होना चाहिए ना, तो तू अकेला कर। कोई आ गया तेरे प्यार में, तेरे दोस्ती होगी तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तू क्या करेगा? यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे नहीं हो, बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो मान गया, मेरी बात करने लग गया। फिर मैं और अन्ना सीधे गए बड़ौदा। बड़ौदा हमने ट्राई किया 1-2 दिन रिजर्वेशन होने का, और हमारा रिजर्वेशन हुआ नहीं। वहाँ से शेफ़ का फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो? वहाँ से शेफ़ का फ़ोन नहीं आया, मैंने गलत बोल दिया, हमने शेफ़ को फ़ोन करते थे तो शेफ़ बोलता था क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग अभी तक, जल्दी आओ। तो मैंने और अन्ना ने प्लानिंग किया कि अन्ना अब तो हो नहीं रहा है तो क्या करें, तो हम बिना रिजर्वेशन से जनरल डब्बे में केरला चले गए। केरला जनरल डब्बे में जाना कितनी बड़ी बात है, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तिरुवनंतपुरम। ओहो, टॉयलेट के बाजू में लेटे लेटे हमारी तो हालत बुरी हो गई थी वहाँ तक पहुँचने में। फिर जैसे तैसे करके केरला पहुँच गए। अब केरला पहुँचने के बाद मुझे क्या मिला वो मैं आपको बताऊँगा दूसरी स्टोरी में, और वहाँ क्या क्या सीखा मैंने। तब तक के लिए